हेलो एवरीवन। मूवी का नाम आपकी स्क्रीन पर है। ये मूवी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर पर आधारित है। उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी द्वारा किए जाने वाले कत्लेआम से वहां से बहुत ज़्यादा शरणार्थी भारत पहुंच जाते हैं। ये भारतीय सेना का ध्यान उस तरफ देखकर पाकिस्तान पश्चिम से भारत में घुसने की कोशिश करता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खान के तहत उत्तर पश्चिमी भारत के हवाई अड्डों पर अचानक हवाई हमले कर दिए। उस समय भारत पाकिस्तान में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसमें से अहम थी अरब महासागर की लड़ाई, श्रीनगर की हवाई जंग, पठानकोट जम्मू सेक्टर में बसंतर की लड़ाई, जम्मू सेक्टर में मनोवर तवी की जंग। इन लड़ाइयों की हार जीत पर ही 1971 के युद्ध की हार जीत निर्भर करती है। मूवी की शुरुआत में हमें 28 नवंबर 1971 जम्मू सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारी भारतीय सेना तैनात है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं और हमारी भारतीय सेना पर वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और उनके पास एक मैप है जिस पर वो भारतीय सेना के ठिकानों को मार्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी सेना के जवान देख लेते हैं और दुश्मनों को चुन चुन कर मारते हैं। फतेह सिंह दुश्मनों का पीछा करते हुए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। वहां पर लगी लैंडमाइंस पर उनका पैर आ जाता है, लेकिन वो बड़ी होशियारी से उससे बच जाते हैं और सभी दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। बॉर्डर पर खड़े होकर फतेह सिंह दुश्मन देश के सैनिकों को अपने मरे हुए जवानों के शवों को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और अपनी हद में रहने के लिए कहता है। सिख रेजिमेंट फॉरवर्ड हेडक्वार्टर जम्मू सेक्टर में देखते हैं कि फतेह अपनी सीनियर ब्रिगेडियर गुरबचन सिंह चीमा को वो नक्शा दिखाता है जो उसे पाकिस्तानी सैनिक के पास से मिला था। तो इस पर गुरबचन सिंह उसे बताते हैं कि उन्हें भी इंटेलिजेंस से पता चला है कि मुनावर तवी की दूसरी ओर दुश्मन अपना बिल्डअप तैयार कर रहे हैं, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ से सीन पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ऑफिसर्स ऑपरेशन चंगेज़ को लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे हैं। सीन यहाँ से फिर से पठानकोट में शिफ्ट होता है, जो कि बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम होशियार सिंह को देखते हैं, जो कि अपने 2-4 सैनिकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का इंजन गर्म होने की वजह से उन्हें पानी लेने के लिए उतरना पड़ता है, लेकिन उनका सामना पाकिस्तानी सैनिकों से हो जाता है, जो कि संख्या में उनसे ज़्यादा थे। लेकिन होशियार सिंह उनके सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो पूरे ट्रूप के साथ चले हुए हैं, जिससे कि वो सैनिक डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम इंडियन एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में निर्मलजीत सिंह सेखोंग को देखते हैं, जो कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखता है। और अरब सागर में हम लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ हमारे देश का पानी में बॉर्डर बने हुए हैं। आगे हम आर्मी का 3 ग्रेनेडियर्स फॉरवर्ड बेस देखते हैं, जो कि बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर है, जहां हम अपने जवानों को हंसी मजाक करते हुए देखते हैं। और होशियार सिंह भी अपनी एक फ़ोटो निकालता है जिसमें वो खुद है, MS रावत है, निर्मलजीत है उसमें। और उसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम उनका नेशनल वॉर एकेडमी में बिताया हुआ समय देखते हैं। हम देखते हैं कि तीनों ही अपनी फील्ड में बहुत ही बेहतर हैं। निर्मलजीत और रावत बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन होशियार किसी से बात नहीं करता और वो हमेशा अकेला ही रहता है। हम देखते हैं कि निर्मलजीत होशियार से बार बार पंगे लेने की कोशिश करता है। जैसे एक बार जब होशियार बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो निर्मलजीत उसे खुद से लड़ने के लिए कहता है और वो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। फतेह सिंह को आते हुए देखकर रावत उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक फतेह सिंह वहाँ पहुँच चुका होता है और वो उन तीनों को 10 मील तोड़ने की पनिशमेंट देता है। लेकिन पनिशमेंट में भी निर्मलजीत होशियार को कहता है कि जो हारेगा वो दूसरे को सैल्यूट मारेगा, लेकिन होशियार तो भागने में तेज है, इसलिए वो जीत जाता है। और इस तरह से इन तीनों को बार बार फतेह सिंह से पनिशमेंट मिलती रहती है। जब एक दिन निर्मलजीत को पता चलता है कि होशियार सिंह का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो वो अपनी बहन द्वारा भेजी गई राखी होशियार को देख देता है और इस तरह से उनकी लड़ाई काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है और वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी बीच हम फतेह सिंह की फैमिली को भी देख पाते हैं, जिसमें उनका एक बेटा है अंगद, जो कि फ़ौज में सिलेक्ट हो गया है। लेकिन फतेह सिंह की पत्नी सिमी अपने बेटे को फ़ौज में नहीं भेजना चाहती है, लेकिन फतेह सिंह के मनाने के बाद वो तैयार हो जाती है। मूवी में आगे हम एक गांव देखते हैं, जहां पर पोस्टमैन होशियार सिंह की चिट्ठी एक लड़की को देता है। लड़की पढ़ना नहीं जानती, इसलिए वो चिट्ठी अपने भाई को देती है कि पढ़ दो, तुम्हारे जीजू की चिट्ठी है। चिट्ठी में एक शेर लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो समझते हैं कि होशियार सिंह मर चुका है और लड़की के घर वाले सीधा होशियार की एकेडमी में पहुंच जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके तुम अपनी पत्नी को हमारे घर से ले जाओ। निर्मलजीत और रावत होशियार से इस बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि उसकी दादी ने जब वो छोटा था तब उसकी शादी करवा दी थी, लेकिन उसने आज दिन तक उस लड़की को नहीं देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होशियार अपनी पत्नी को अपने साथ अपने गांव ले आता है। बनती धीरे धीरे होशियार के घर को संभाल लेती है और वो दोनों आपस में बहुत अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। साथ ही होशियार की ट्रेनिंग भी चलती रहती है।
एक दिन धनवंती होशियार को गुड न्यूज़ देती है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और नाचने लगता है। राखी वाले दिन हम देखते हैं कि होशियार और रावत निर्मलजीत के घर उसकी बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंचे हैं। वहाँ पर निर्मलजीत की माँ दोनों से कहती है कि वो इसे लड़की देखने जाने के लिए मनाएं, क्योंकि वो लड़की देखने भी नहीं जाता है। होशियार और रावत उसे किसी तरह से मना लेते हैं और उसे लड़की देखने के लिए भेज देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि निर्मलजीत की भी शादी हो रही है। उसकी शादी वाले दिन ही वो रेडियो पर सुनते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव शुरू हो गया है, इसीलिए सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। आगे हम उनके घर वालों को देखते हैं जो उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। अब 3 दिसंबर 1971 वाला दिन आ जाता है, जब पाकिस्तान ने जगह जगह हवाई हमले किए थे। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर भी हमला हुआ। वहाँ पर निर्मलजीत इन बच्चों को हमले से बचाने के लिए भागे, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए और खुद घायल हो गए। ये हमले अरब सागर में भी किए गए, जहाँ पर रावत की शिप को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और वो भी घायल हो गया। पठानकोट जम्मू सेक्टर में भी हमले हुए, जिनमें होशियार सिंह भी घायल हो गया। आगे हम देखते हैं कि बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर चकपीरम विलेज में दुश्मन सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया है। हम बता दें कि हालातों को बिगड़ता हुआ देखकर उस गांव के लोग पहले ही वहां से जा चुके हैं। आगे फतेह सिंह गांव पर हमला करने के लिए अपने जवानों के साथ मिलकर पूरी रणनीति तैयार करता है, ताकि वो आसानी से दुश्मनों का सामना कर सकें। सबसे पहले वो दुश्मनों के एयर सपोर्ट यूनिट के जवानों को ख़त्म करते हैं, ताकि वो हवाई सेना ना बुला सकें, और वो फिर गांव में हमला करते हैं और दुश्मनों को बुरी तरह से धूल चटा देते हैं। दुश्मनों का एक जवान जो एयर सपोर्ट यूनिट तक पहुंच जाता है, फतेह सिंह उसे भी ख़त्म कर देता है। वहां पर बज रहे फ़ोन को जब फतेह सिंह उठाता है, तो अपोजिट साइड से कमांडिंग ऑफिसर उससे बात करता है और कहता है कि फतेह सिंह, हम तुम्हें भी वैसे ही ख़त्म करेंगे जैसे तुम्हारे बेटे अंगद को ख़त्म किया था 1965 की लड़ाई में। अब हम नेशनल वॉर एकेडमी में 1 सितंबर 1965 वाला दिन देखते हैं, जब फतेह सिंह अपने बेटे अंगद की आई हुई चिट्ठी को ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को पढ़कर सुना रहा है और बहुत खुश हो रहा है कि अचानक उनकी डोरबेल बजती है और बाहर ऑफिसर्स उनको ये न्यूज़ देते हैं कि उनका बेटा अंगद आज सुबह नहीं रहा। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और वो अपने अंतिम समय में आपसे बात करना चाहता था, इसीलिए आज सुबह आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फतेह सिंह बताता है उस समय वो और उसकी पत्नी गुरुद्वारा जाते हैं। सिम्मी अपने बेटे की अंतिम विदाई के लिए अपने हाथों से सेहरा बनाती है और इसे पहनाती है। बहुत ही भावपूर्ण दृश्य है ये। उस दिन के बाद से फतेह सिंह कभी गुरुद्वारा नहीं गया और उसके मन में हमेशा यही गिल्ट रहा कि काश अंतिम समय में वो अंगद का फ़ोन उठा पाता, उससे बात कर पाता। हम देखते हैं कि फतेह सिंह चकपीरम विलेज में बैठा हुआ ये सब सोच रहा है। आगे हम देखते हैं कि सभी जवानों के घर से चिट्ठियां आ रही हैं और सभी उनको पढ़कर बहुत खुश हो रहे हैं। 14 दिसंबर 1971 को हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना अपनी पनडुब्बी से अरेबियन सी में रावत की शिप पर हमला कर देती है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर एयरबेस पर वो हवाई हमला कर देते हैं। एक और रावत अपनी शिप में फंसे हुए जवानों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं और खुद शिप के अंदर चले जाते हैं और सबमरीन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उन्हें सतह पर आना पड़ता है। जब दुश्मन सैनिक रावत को देख लेते हैं तो वो उन पर हमला करते हैं, जिससे कि रावत बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल अवस्था में भी वो उनकी सबमरीन पर हमला करता है और उसे डुबो देता है और खुद भी शहीद हो जाते हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर एयरबेस में निर्मलजीत अकेले ही दुश्मनों से भिड़ने के लिए हवा में उड़ जाते हैं, जहां वो दुश्मनों को कड़ी टक्कर देते हैं और उनके विमानों को नष्ट करते जाते हैं, लेकिन अंत में वो भी शहीद हो जाते हैं। जब होशियार इन दोनों की मौत की न्यूज़ रेडियो में सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उन्हें याद करके उनको सैल्यूट करता है। आगे हम पाकिस्तानी आर्मी को देखते हैं, जो कि भारत में घुसने का पूरा प्लान बना चुके हैं। उनकी योजना ये है कि वो ज़हीर के नेतृत्व में मुनावर तवी में पहरा दे रहे सिख रेजिमेंट पर हमला करके आगे जम्मू की तरफ बढ़ेंगे, और जब भारतीय सेना अपनी फोर्सेस को जम्मू को बचाने के लिए जम्मू की तरफ डाइवर्ट करेगी, तब खालिद के नेतृत्व में वो शकरगढ़ से हिंदुस्तान में एंटर करेंगे। आगे हम देखते हैं कि भारतीय सेना को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी आर्मी का प्लान शकरगढ़ से हिंदुस्तान में एंटर करके JNK को जाने वाले रेलवे ट्रैक्स और रोड को तबाह करना है। इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके जटपाल पोस्ट को कैप्चर करेंगे, और होशियार सिंह इंसिस्ट करता है कि जटपाल पर हमला करने की जिम्मेदारी उसकी कंपनी को दी जाए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि होशियार सिंह अपने सोल्जर्स को वॉर के लिए मोटिवेट कर रहा है, और अगले सीन में हम उनको इंडो पाक बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना का कमांडर खालिद बहुत ज़्यादा खुश और ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनके मुकाबले भारतीय सेना बहुत ही कम है। और जम्मू में हम देखते हैं कि मुनावर तवी के पास जहीर अपनी सेना को लेकर पहुंच चुका है, और फतेह को जब इस बात का पता चलता है तो फतेह भी अपने जवानों को वॉर के लिए मोटिवेट करता है। हम देखते हैं कि दोनों तरफ जंग शुरू हो चुकी है और हमारे सोल्जर्स संख्या में कम होने के बावजूद भी दुश्मनों का बहुत बहादुरी के साथ सामना कर रहे हैं। जटपाल में होशियार सिंह के बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं और उसको खुद को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो फिर भी हौसला बनाए रखता है और दुश्मनों के साथ लड़ता रहता है। दूसरी ओर मुनावर तवी में फतेह सिंह अपने सोल्जर्स के साथ जहीर की सेना का डटकर मुकाबला करता है, और वह अंत में जहीर को भी पकड़ लेता है और दुश्मनों की हार होती है।
वहाँ पर फतेह सिंह को एक दुश्मन सैनिक से पता चलता है कि उन्होंने कुछ टैंक शकरगढ़ के लिए भेज दिए थे। तो अब फतेह सिंह अपने सोल्जर्स के साथ होशियार सिंह की हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और वो पहुँचते ही दुश्मनों के टैंक्स को उड़ा देते हैं और इसमें खालिद भी मारा जाता है और वहाँ पर भी दुश्मनों की हार हो जाती है और हमारे सोल्जर्स वहाँ पर भी अपना तिरंगा लहराते हैं। अंत में हम देखते हैं कि सभी शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचाए जा चुके हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। फतेह सिंह भी अपने घर पहुँच चुका है और इतने सालों बाद वो अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा जाता है, जहाँ उसे गुरुद्वारा में अपने बेटे के साथ अन्य शहीदों की परछाई दिखती है। तो यही होता है हमारी मूवी का फाइनली दी एंड। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। नमस्कार।